हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर करें, जिससे पेडोलॉजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र की जो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए स्टार्ट की गई है, जो टेट और सीटेट एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, वही क्वेश्चन हम हर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेल्पफुल भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पेडोलॉजी या बाल विकास शास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी मंद बुद्धि बालक रहते हैं उनकी क्या क्या परेशानियां रहती है और उनकी क्या क्या विशेषताएं रहती है। तो आज हम मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं क्या रहती है और उन्हें किस किस नाम से या किस किस तरह से जाना जाता है। तो जो मंद बुद्धि बालकों की विशेषताएं रहती है, वो बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है। पहली बात, जो मंद बुद्धि बालक रहते हैं उन्हें खुद पर आत्मविश्वास नहीं रहता है, आत्मविश्वास की कमी रहती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आगे देखने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी स्वलीनता के लक्षण है। निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से स्वलीनता के लक्षण है। ऑप्शन ए है कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी है रूढ़िबद्ध व्यवहार, ऑप्शन सी है कमजोर संप्रेषण और ऑप्शन डी है ऊपरी लिखित सभी। तो जो स्वलीनता के लक्षण है वो यह सभी है, क्योंकि कमजोर सामाजिक व्यवहार भी स्वलीनता के अंदर ही आता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण। तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। और जो मंदबुद्धि बालक रहते हैं, ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 होती है, जबकि प्रोफेसर टर्मन ने इनकी बुद्धि लब्धि 76 से 90 एवं क्रो ने इनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम बताई है। और ये मंद बुद्धि बालक रहते हैं, उनके सीखने की गति बहुत ही मंद रहती है, बहुत ही धीमी रहती है। जटिल परिस्थितियों में भी सीखने में असफल ही होते हैं। ये बालक हमेशा भय से ग्रस्त रहते हैं, किसी भी चीज को बस डरते हैं, हमेशा भय से ग्रस्त होते हैं। सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर पाती। यदि उन्होंने कुछ सीख भी लिया है तो उसे व्यक्त नहीं कर पाएंगे या किसी के सामने उसे बोल नहीं पाएंगे। सीखी गई बात को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। सामाजिक व संवेगात्मक समायोजन तथा सृजनात्मकता का अभाव होता है। जो सामाजिक और संवेगात्मक या समायोजन या सृजनात्मकता, ये प्रतिभाशालों की पहचान है और ये इनमें मंदबुद्धि बालकों में इन चारों का अभाव रहता है। रूढ़िवादी व अंधानुकरण की प्रवृत्ति रहती है, इनमें रूढ़िवादी ज्यादा रहते हैं। और ये स्वलीनता के लक्षण भी कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार और कमजोर संप्रेषण, ये मंद बुद्धि बालक की ही पहचान है। तो ऑप्शन डी ऊपरी लिखित सभी हमारा आंसर होगा। और जो मानसिक रूप से मंद बालक रहते हैं उन्हें 4 प्रकार की बीमारियां देखी जाती है। और एल.एस. पेनरोज जो वैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में मानसिक दुर्बलता का वर्णन किया है। उन्होंने मेंगोलिज्म, क्रेटिज्म और हाइड्रोसिफेली और माइक्रोसिफेली, ये 4 प्रकार के जो मानसिक रूप से मंद बालक रहते हैं उन्हें 4 प्रकार से ये बीमारियां बताई थी। जो मंगोलिज्म रहते हैं, इनके सिर की आकृति मंगोल जाति के लोगों के समान होती है। इस प्रकार के बालकों की आंखें बादाम की तरह होती है, मुखमंडल पर तिरछापन, होठ पतले, गर्दन छोटी और नाक चपटी होती है। हाथ पैर आकार में बड़े होते हैं, आवाज रुखी तथा भारी होती है। इनका बौद्धिक स्तर जड़ बुद्धि होता है, अर्थात ऐसे बालक को अत्यधिक मंद बुद्धि वाला कह सकते हैं। जो मंगोलिज्म रहते हैं उनका आकार जो बताया गया है इस हिसाब से वो अत्यधिक मंद बुद्धि होते हैं। जो क्रेटिनिज्म जो दूसरा प्रकार है, क्रेटिनिज्म, इनकी शारीरिक बुद्धि जो शारीरिक वृद्धि होती है वो बहुत ही कम होती है, शारीरिक वृद्धि बहुत ही कम होती है। और ये अर्थात ये बोने होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इनका शारीरिक विकास अधिकाधिक 3 फीट का होता है, मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं। इनके हाथ पैर की अपेक्षा धड़ एवं कान बहुत बड़े होते हैं। इनका बौद्धिक स्तर 25 से 50 का होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। और तीसरा जो प्रकार हमने पढ़ा है वो हाइड्रोसिफेली है, जिसमें सिर का आकार 26 से 28 इंच की परिधि तक होता है एवं मानसिक रूप से मंद बुद्धि होते हैं। और चौथा प्रकार है माइक्रोसिफेली, जिसमें सिर का आकार काफी छोटा होता है, अर्थात 9 से 10 इंच तक होता है और एवं मंद बुद्धि होते हैं। ऐसे सभी बालक मानसिक रूप से पिछड़े ही होते हैं। जो 4 प्रकार के बताए गए हैं, ऐसे सभी बालक मानसिक रूप से मंद बुद्धि ही होते हैं और सामाजिक जीवन में उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा देने के लिए उन्हें विशिष्ट कक्षाएं, हस्तलिखित शिक्षा,
आत्मविश्वास की भावना का विकास करना ही शिक्षक का कर्तव्य होता है और शिक्षक ने उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। जो ऐसे बालक रहते हैं उन पे व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। मॉन्टेसरी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए या श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रोहन कक्षा 5 में पढ़ता है। उसकी कक्षा के सभी बच्चे जोड़, गुणा, भाग शीघ्र कर लेते, लेकिन रोहन इनको बहुत ही मंद गति से कर पाता है। वह अन्य कार्यों को भी मंद गति से ही करता है, तो यह बालक मंद बुद्धि है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, निम्न नियमित कक्ष में शिक्षित करना। जो समावेश शब्द का मतलब है उसमें विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले, विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन ए है सर्वाधिक समय, ऑप्शन बी है पूरा समय, ऑप्शन सी है कुछ समय और ऑप्शन डी है किसी समय नहीं। तो बताइए इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि विशेष शिक्षा के लिए नियमित कक्ष में सर्वाधिक समय, पूरा समय या कुछ समय या किसी समय नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूरा समय। क्योंकि समावेशन शब्द का मतलब है कि विशेष शिक्षक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में पूरा समय शिक्षित कराना चाहिए, जितना टाइम भी कक्षा या क्लास लगती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नता आई हुई होती है। इनमें से किनके शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं पाई जाती है, इनमें से किनके शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, ऑप्शन बी है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 2, ऑप्शन बी है 1 और 2 और ऑप्शन सी है ना तो 1 और ना ही 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शिक्षार्थियों में बहुत ही विभिन्नताएं होती है, इनमें से किनके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो शिक्षार्थी रहते हैं उनमें बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती है, तो इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित विभिन्नताएं, ऑप्शन बी है भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधताओं पर आधारित विभिन्नताएं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ विभिन्नताएं हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 दोनों ही। क्वेश्चन नंबर 4 है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि जो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है उसके प्रति संकेत करे जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है। जो माध्यमिक विद्यालय का बच्चा है, शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह क्या प्रति संकेत करना चाहिए कि वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है? तो यह सही नहीं है, क्योंकि शिक्षिका ऐसे किसी भी बच्चे को नामांकित नहीं कर सकती है या संकेत नहीं दे सकती है। ऑप्शन बी है बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। क्या शिक्षिका ने ऐसे बच्चे को डांट फटकार कर अलग बिठाए ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले सके? तो यह भी गलत है। ऑप्शन बी भी हटा दीजिए। ऑप्शन सी है विद्यालय सलाहकार से आग्रह करें कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहे। तो क्या शिक्षिका ने ऐसा करना चाहिए कि विद्यालय सलाहकार से आग्रह करे कि वह बच्चे के अभिभावकों से बात करे तथा बच्चों को विद्यालय से हटाने के लिए कहे? तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चों को फिर कौन पढ़ाएगा, सभी विद्यालय से हटा दिए जाएंगे। तो ऑप्शन डी है उस बच्चे को उस स्थान पर बैठा है जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा क्षेत्र के भाव स्पष्ट रूप से देख सके। जो बधिर बच्चे हैं जो सुन नहीं सकते हैं, उन्हें शिक्षिका ने ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जहां से वह शिक्षिका के हाव भाव देख सके कि वो क्या बोल रहे हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी है कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका ने एक बधिर बच्चे को ऐसे स्थान पर बिठाना चाहिए जिससे वो शिक्षिका पढ़ाए, तब उसके हाव भाव को देखकर ही वह समझ जाए कि शिक्षिका क्या बताना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है।
एक शिक्षक है जो समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। ऑप्शन ए है उन्हें कक्षा से अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करे। तो क्या शिक्षक को समाज से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकते? तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि मेलजोल ना करे, यहाँ गलत ही वर्ड दिया गया है। ऑप्शन बी है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन डी है उसकी पृष्ठभूमि जो उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर। तो एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है उन्हें कक्षा से अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करे। तो यह तो उन्हें नामांकित करना हो गया कि वह वंचित वर्ग के बच्चे हैं। तो ये ऑप्शन ए तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। तो क्या वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति दूसरे बच्चों को यह कहा जाए कि उनके प्रति वो वंचित वर्ग के हैं, तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करो? तो यह भी गलत है, क्योंकि इसे ऐसे किसी भी बच्चे को नामांकित करके उनके प्रति सहानुभूति व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी है कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। ऑप्शन सी ठीक लग रहा है। ऑप्शन डी देखते हैं। उनकी पृष्ठभूमि जो भी उनकी पृष्ठभूमि रहती है उसकी उपेक्षा करना चाहिए तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, उनकी उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में ही कार्य करने के लिए कहकर। तो ये ऑप्शन डी भी सही नहीं है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कक्षा में जैसे भी बच्चे आते हैं वो वंचित वर्ग के हो या सामान्य वर्ग के हो, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ही उसे शिक्षण कौशल अपनाकर शिक्षक ने शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन सी ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ऑप्शन ए है कुछ भी नहीं सीख सकते। तो क्या अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं सीख सकते? ऑप्शन बी है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ऑप्शन बी थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी देखते हैं बहुत सक्रिय होते हैं। क्या अधिगम निर्योग्यता वाले बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि बहुत कम होती है? तो या तो सक्रिय होंगे या बुद्धि लब्धि कम होगी, तो दोनों एक साथ है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं उनकी क्या पहचान है? तो क्या वो कुछ भी नहीं सीख सकते, या फिर अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, या बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं? तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की क्या पहचान है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे हैं वो कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। ना तो वो सक्रिय होते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि इतनी कम भी नहीं होती, लेकिन वह अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षक को बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर। तो ये ऑप्शन तो हटा ही दीजिए, क्योंकि पहले ही आपको बता चुके हैं कि कंठस्थ करना वर्ड सही नहीं है। जो बाल विकास शिक्षा शास्त्र या पेडागोजी है इसमें कंठस्थ करना और बाल केंद्रित शिक्षा में कंठस्थ करना और रटने को प्रावधान नहीं दिया गया है और ना ही महत्व दिया गया है। ऑप्शन बी है उनसे प्रत्यय स्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो प्रत्यय स्मरण भी नहीं करवाना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न देकर। ऑप्शन डी है उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। जो सृजनात्मक विचार है उन्हें विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए ही कहकर, समस्या समाधान के लिए उन्हें अलग अलग तरीके से सोचने के लिए कहकर सृजनात्मक विचारों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों को कब प्रोत्साहित कर सकता है? जब उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित में से दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनसे व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण करना चाहिए? ऑप्शन ए है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा की विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी शिक्षा विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में होनी चाहिए। ऑप्शन बी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देना चाहिए। जो क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन्हें क्या व्यावसायिक प्रशिक्षण ही देना चाहिए।
ऑप्शन सी है उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन डी है उन्हें इसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता भी नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन डी तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन ए है उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा, तो उन्हें अलग भी नहीं करना है क्योंकि सामान्य बच्चों के साथ ही समावेशी शिक्षा का प्रावधान है कि सभी बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर एक साथ समान शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ऑप्शन बी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर, तो सिर्फ व्यावसायिक प्रशिक्षण देने से वह शिक्षित नहीं हो सकते, तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्रदान करना चाहिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा होगा सही? उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हो, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ऑप्शन ए है शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऑप्शन बी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधि। ऑप्शन सी है विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होता है। ऑप्शन डी है यह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता के अपने पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए है शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। ऑप्शन बी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। ऑप्शन सी है विधियों को अपनाना जिसमें शिक्षा मुख्यकर्ता पात्र होती। ऑप्शन डी है यह विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है वह यह विधि है जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है जो भाषिक वाले व्यक्ति को दर्शाता है, जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन ए है स्वर, राग, सुर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। ऑप्शन सी है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता और ऑप्शन डी है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो जो कौन सा ऐसा उदाहरण है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता से भाषिक बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ संवेदनशीलता वर्ड दिया गया है। ऑप्शन बी है ध्यान देने और दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता। तो दूसरों से अंतर कर सकने की योग्यता भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हो सकते। ऑप्शन सी है तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभालने की योग्यता। तो ये तो तार्किक बुद्धि हो गई है क्योंकि यहाँ तर्क को दीर्घ बताया गया है, तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। तो ऑप्शन डी है शब्दों के अर्थ, क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता ही भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें जिससे वो भी यह इम्पोर्टेंट सेशन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सके और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।